Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our part 2 of chapter 2 of class 10th history, and the name of chapter is nationalism in इंडिया। बेसिकली अब तक हमने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है या फिर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि वो हिंसात्मक हो गया था तो महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई अब इस मूवमेंट को विड्रॉ किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब अपने हिसाब से निकाल रहा था। वो हमने पढ़ा भी था लास्ट पार्ट में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पार्ट 1 का, वो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। Within the Congress, some leaders were by not tired of mass struggle। अब कांग्रेस के अंदर भी कुछ लीडर ऐसे थे जो थक चुके थे इन चीज़ों से, क्योंकि इतना स्ट्रगल होता था और अंत में विड्रॉ कर लिया जाता था। एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स दैट हैड बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। और वो प्रोविंशियल काउंसिल जो बनी थी जिसके तहत वो लोग क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ताकि वो काउंसिल के अंदर जाके आज़ादी की आवाज़ को क्या कर सकें, उठा सकें। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिचुएटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो अब जब उन्होंने देखा कि भाई इतना ज़्यादा इंडिया के अंदर विद्रोह होना शुरू हो चुका है और अब इन भारतीयों की मांग जो है उसको ज़्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूटरी कमीशन बनाया कि भाई इस कमीशन की जिम्मेदारी होगी भारत के लिए संविधान बनाना, या भारत की संविधान की रूपरेखा कैसी होगी वो ये कमीशन बनाएगा। और इसके चेयरमैन कह सकते साइमन थे। The commission was set up in response to the nationalist movement, also to suggest constitutional provision। एक तो ये कमीशन इसलिए बनाया गया था क्योंकि नेशनल मूवमेंट हुआ था अभी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर और जितने भी आंदोलन हो रहे थे। और आल्सो इसका काम क्या था इस कमीशन का, कि सजेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होंगे जिसके तहत इंडिया गवर्न होगा। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। अब इसमें क्या समस्या थी इस कमीशन में, कि देखो ये इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे पर इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। अब ये तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन तो इंडियंस ही समझ सकते हैं ना। तो इसके अंदर क्या थे, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon"। और जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया सर जॉन साइमन के उसमें, तो ये नारा दिया गया इंडियंस के द्वारा कि साइमन वापस जाओ, मतलब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। Lord Irwin announced in October 1929 a vast offer of Dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। तो लॉर्ड इरविन ने 1929 में ये कहा कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, पहले आइए बैठ के मतलब कि कॉन्फ्रेंस करते हैं, चर्चा करते हैं कि चीज़ों के ऊपर कि कैसे संविधान बनेगा या क्या क्या होगा, और उसके बाद हम आपको स्टेटस दे देंगे, ये कहना था। पर फिर भी देखो 1930 से 47 तक 17 साल का लंबा समय, या 1940 में आप देख लो या 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सब चीज़ें हुई तब जाकर इस देश को आज़ादी मिली थी, इतनी स्ट्रगल के बाद। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। पर 1929 के दिसंबर महीने में ये नारा दिया गया कि हमें तो पूरा स्वराज चाहिए। मतलब स्वराज का मीनिंग होता है मेरे ऊपर मेरा राज, मीन टू से कि दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस, सो द इंडिविजुअल्स विच आर गोइंग टू रूल इट वो भी यहीं के होंगे, इंडियंस ही होंगे। तो पूर्ण स्वराज मतलब पूरे तरह से हमारे देश को पूरा इंडिपेंडेंट करो। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट, और ये इस सेशन में ये डिक्लेयर किया गया कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। वैन पीपल वर टू, ये वैन पीपल 2 बार लिखा गया है, इसको देख लेना आप। वैन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उस दिन मतलब कि लोग शपथ लेंगे पूरी तरह से आज़ाद होने की, संपूर्ण जितनी भी सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी उनसे। और यही वो कारण है कि हमारा प्रीएम्बल भी 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया था। आप जानते हैं ना 26 जनवरी 1950 को किया गया था, और 26 जनवरी इसी वजह से थी। द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी फाउंड
इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल। महात्मा गांधी जी के हिसाब से साल्ट जो है एक पावरफुल सिंबल था जो देश को यूनाइट कर सकता था, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है जो अमीर भी खाता है, गरीब भी, हर एज का व्यक्ति लगभग खाता है, ठीक है। और उसके ऊपर टैक्स लग रहा था, तो वो एक ऐसा टूल बन सकता था जिससे लोगों को यूनाइट करा जा सकता था। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। तो महात्मा गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखा इरविन को कि और अपनी 11 डिमांड्स की बात कही, जो बेसिकली किससे जुड़ी हुई थी, जनरल इंटरेस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट या पीजेंट्स से जुड़ी हुई थी। द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज द, और इन 11 में से सबसे जो इम्पोर्टेंट थी वो थी साल्ट टैक्स को अबॉलिश करना, जो नमक के ऊपर कर लगता है, टैक्स लगता है, उसको ख़त्म करना। द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली। मोनोपोली होता है जहाँ पे एक सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो, बेचने वाला एक हो। तो जो नमक था वो सिर्फ अंग्रेज़ बनाते थे इंडिया के अंदर। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि द टैक्स ऑन साल्ट, जो नमक के ऊपर टैक्स लग रहा है, और साथ में जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसके प्रोडक्शन पे, उसको ख़त्म किया जाए। महात्मा गांधी डिक्लेयर द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, और उन्होंने कहा कि तुमने तो नमक तक पे टैक्स लगा दिया, जो बेसिक चीज़ है खाने की, इससे पता चलता है कि तुम लोग कैसे हो, अंग्रेज़ों को कहा। लॉर्ड इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, पर लॉर्ड इरविन मानने वाला नहीं था, वो नेगोशिएट करना नहीं चाहता था, और ना ही वो इन 11 डिमांड्स को मानने के लिए तैयार था। महात्मा गांधी ने फिर क्या किया, महात्मा गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पेन्ड बाय 78। अभी वॉलेंटियर्स की नंबर याद रखना कि 78 वॉलेंटियर्स थे उनके साथ जब उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू किया था। 240 माइल, एक माइल में 1600 मीटर होते हैं, तो 240 की आप 1600 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो किलोमीटर निकल जाएगा, 385 समथिंग आएगा। द मार्च वाज ओवर 240 माइल फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती से लेकर गुजरात के कोस्टल एरिया में जो डांडी तक था वहाँ तक चली ये, और 24 दिन में पूरी हुई ये मार्च, और 10 माइल पर डे, तभी तो 24 इंटू 10 इक्वल टू 240 माइल। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी, और वो 6 अप्रैल को डांडी पहुंच गए, मतलब गुजरात में। सेरेमनली वायलेटेड द, और लॉ कानून को वहाँ तोड़ा और मैन्युफैक्चर किया नमक को पानी को उबाल कर, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द, और यहीं से किसकी शुरुआत हो गई, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे मूवमेंट फैली, फॉरेन क्लॉथ का बाइकआउट किया गया, लीकर शॉप्स को बंद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और पीजेंट्स ने मना कर दिया कि वो कोई रिवेन्यू पे नहीं करेंगे, चौकीदारी टैक्स भी नहीं देंगे अंग्रेज़ों को। विलेज ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और बहुत सारे लोग जिन पे जंगलों में जाने पे रोक थी, मेनली ट्राइबल्स लोग, वो भी जंगलों के अंदर गए, अपने जानवरों को उन्होंने चराया और जंगलों पे ही से ही वुड कलेक्ट करी अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ट्राइब्स के लोग मेनली जंगलों पे ही निर्भर होते थे। वैन अब्दुल गफ्फार खान, अ डिवोट प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, ने फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, और यही ऐसे पहले फॉरेनर थे जिन्हें भारत रत्न मिला, 2 को मिला आज तक, नेल्सन मंडेला जी और इनको, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। इनको अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, और जो भीड़ थी वो गुस्सा आ गई, उनमें गुस्सा भर गया कि भाई इनको क्यों अरेस्ट किया गया। स्ट्रीट पर पेशावर के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हुए, और पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, गोलियां चलाई, मतलब कि उन लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत सताया। अब जैसे जैसे वॉयलेंस बढ़ी, एज द वॉयलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी ने फिर से वो ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। अब देखिए जनता तो फिर यहाँ आके परेशान होएगी कि जब भी कोई मूवमेंट तेजी पकड़ने लगता है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, फ्रीडम बिना स्ट्रगल के, बिना लड़ाई के कहीं बार नहीं मिल पाती। जब सामने वाला बात करने को तैयार ना हो तो फिर तो लड़ाई होती ही है, तो इसीलिए उस टाइम यही हुआ। अब फिर से मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, और इरविन के साथ एक समझौता हो गया 5 मार्च 1931 को। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, वो जेल में थे अभी। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, वो जेल में थे दोनों, और द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड, कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया।
और सीरीज़ चलाई गई एक, मतलब कि ताकि कांग्रेस लीडर्स मीटिंग ना कर सकें, और बहुत सारों के ऊपर प्रेशर्स या अदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज की गई कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर। विथ ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी ने फिर से इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से लॉन्च करने की कोशिश करी, पर अब लोगों ने इसमें समर्थन ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि लोगों ने पहले ही 2 बार देख लिया था कि भाई जब भी मूवमेंट में कुछ होता है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। 1934 में दोबारा चलाई थी, ध्यान रखना। अब पार्टिसिपेंट्स जो थे वो इस मूवमेंट को कैसे देखते थे, देखो रिच लोगों की अलग एक्सपेक्टेशन थी। रिच peasants communities like पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव, ये दोनों कम्युनिटीज़ में एक्टिव थी। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करती थी, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि इनके ऊपर एक तो फसलें ख़राब हो गई थी, ऊपर से व्यापार नहीं सही चल रहा था, तो इनकी कमाई घट गई, जिसकी वजह से इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था गवर्नमेंट की रिवेन्यू की जो डिमांड थी अंग्रेज़ों की उसको पूरा करना। फॉर दैम द फाइट फॉर स्वराज, अब इनके लिए स्वराज का मतलब था कि भाई हम स्वराज का मतलब इस वे में समझते हैं कि भाई अगर स्वराज आएगा तो हमारे जो ये हाई रिवेन्यू जो हमें भरना पड़ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रिवेन्यू बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, पर इन लोगों को भी बहुत बुरा लगा जब मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया 1931 में। तभी तो इन्होंने भी 1934 में दोबारा उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया बढ़ चढ़ कर। इन 1931 विदाउट द रिवेन्यू रेट्स बिंग, और रिवेन्यू रेट्स भी नहीं रिवाइज हुए थे और मूवमेंट विड्रॉ हो गया, तो इन्हें ये बात बुरी लगी बहुत। विदाउट द रिवेन्यू रेट्स बिंग रिवाइज, सो वैन द मूवमेंट वाज रिस्टार्टेड, जब मूवमेंट दोबारा शुरू हुई थी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस आंदोलन को दोबारा से ज्वाइन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम नहीं करने वाले, क्योंकि हमारी पहले ही नहीं मांग पूरी हुई। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, जैसे ही देश में मंदी चलती रही कैश इनकम लोगों की घट गई, द स्मॉल टीनेट्स जो थे उनके लिए टैक्स भरना बहुत मुश्किल हो गया था, और इवन रिच लोग बट नाइदर द रिच लैंडलॉर्ड्स नॉर द कांग्रेस वर नॉट इंटरेस्टेड, पर अब इन लोगों ने पीजेंट्स ने क्यों इसको मना किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से ज्वाइन करने से, क्योंकि देखिए पीजेंट्स की उस वक्त की जो मांग थी वो ये हाई रिवेन्यू टैक्स ये सब खत्म करना, पर ना तो बड़े ज़मींदारों ने इस पे ध्यान दिया और ना ही कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त इनके लिए बात करी, तो इन लोगों ने भी ज्वाइन करने से मना कर दिया कि भाई हम भी नहीं करते जब हमारे हक की बात ही नहीं हुई। बिजनेसमैन हैव देयर ओन इंटरेस्ट, अब बिजनेसमैन के अलग इंटरेस्ट थे, वो ऐसा एनवायरनमेंट चाहते थे जिसमें वो व्यापार क्या कर सकें, फ्री वे में कर सकें, ठीक है ना। वुमेन्स क्या चाहती थी, इक्वल स्टेटस चाहती थी, इसलिए उन्होंने वुमेन्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया पहले, चाहे आप देख लो अपना ये साल्ट मार्च में देख लो या फिर जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में या फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस या फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। पर फिर जब उनके भी हक की बात नहीं और उन्हें रिफ्यूज़ किया गया तो फिर उन्होंने भी ज्वाइन करने से मना कर दिया कि हम भी सेकेंड टाइम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, जब भी इन्होंने पहली बार में ही नहीं हमारी बात सुनी। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अब देश को देखो जब देश के लोगों को जोड़ना होता है ना तो कई सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे सिंबल्स किए जाते हैं, आइकन्स किए जाते हैं, या फिर कॉमन हिस्ट्री फोकलोर्स हो गए, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं, या हिस्टोरिकल बुक्स यूज़ की जाती है ताकि सभी लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके देश के अंदर। तो ये एक फिगर है बाल गंगाधर तिलक जी की 20th सेंचुरी के शुरुआत में प्रिंट हुई थी। नोटिस नाउ तिलक इज सराउंडेड बाय सिंबल्स यूनिटी, और ये सिंबल्स हैं इनके आसपास, ये देखिए ये सब अलग अलग रिलीजन के सिंबल्स क्यों बनाए गए हैं मेनली, या ये सिंबल्स किसको दर्शा रहे हैं, ताकि सब कुछ ये दिखाया जा सके कि इंडिया एक है। जैसे द स्केट इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट फेथ, टेम्पल भी है, चर्च भी है, मस्जिद भी है सेंट्रल फिगर में, देखिए ये सब जो है ना इसमें चर्च भी होगा, ये वाला आई थिंक दैट दिस वन विल बी चर्च एंड दिस वन इज़ टू बी कंसिडर एज, मतलब ये 4 रो इसमें दर्शाए गए हैं यहाँ पे। अब ये फ़ोटो क्लियर नहीं है, बुक में होगी क्लियर तो उसमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, आप अपनी बुक में देख लेना इस फ़ोटो को। तो किस लिए ऐसी फ़ोटोज़ बनाई जाती है, ताकि समाज का हर सेक्ट एक साथ एक पर्टिकुलर कोज के लिए एक साथ आए। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कम पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, और ये किस तरह उत्पन्न होती है, जब सब लोग एक साथ मिलकर स्ट्रगल करते हैं तब ये बड़े स्केल पे क्या होती है, उत्पन्न होती है। हिस्ट्री एंड फिक्शंस
इतिहास का यूज़ किया जाता है लोगों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, फिक्शंस का, किताबों का, फोकलोर्स का, सॉन्ग्स का। जैसे बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं ना, जैसे इंडिपेंडेंस डे पे आपने देखा होगा स्कूल्स में प्ले होते हैं। तो वो क्यों किए जाते हैं? ताकि राष्ट्र प्रेम, एकता, वो सब भावना हमारे अंदर मतलब उजागर हो। तो पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स आर प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। और इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देश के प्रति लोगों में प्रेम जगाने को, नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करने को। आप देखो यूरोप के अंदर भी जब नेशनलिज्म इन यूरोप आपने पढ़ा, उसके अंदर आपने फेडरिक सोरियो की पेंटिंग पढ़ी या वो जर्मेनिया की फ़ोटो देखी, तो या वो सिंबल जो जर्मेनिया ने पहन रखे हैं, तो ये किस लिए दिखाया जाता है? ताकि लोग यूनिफाइड हों, लोग समझे कि हाँ हम एक ही अम्ब्रेला के अंडर हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बोलाइज्ड इन अ फिगर। जनरली फिगर के जरिए एक देश को दिखाया जाता है, किसी भी इमेज के जरिए। जैसे इंडिया में भारत माता जी की इमेज दिखाई गई। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। और ये क्यों बनाई जाती है? ताकि लोग अपनी कंट्री को, अपने अस्तित्व को आइडेंटिफाई कर सकें। विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ा, दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। और जैसे जैसे लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना या नेशनलिज्म पनपा, तो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को या यूनिटी को किससे दर्शाया गया? भारत माता से, जो कि इनके द्वारा बनाई गई थी पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के। आइडिया ऑफ और फिर बाद में इसको आनंद मठ में भी वो किया गया था मेंशन। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोक फोर्स। और जो गाने होते हैं या जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके ज़रिए भी देश के प्रति प्रेम को प्रमोट किया जाता है। क्योंकि आप देखो बहुत सारे लोग अपनी भाषा के लिए क्या होते हैं, कई बार प्रोटेस्ट करते हैं या फिर सेपरेट स्टेट की बात करते हैं। इंडिया में बना भी है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के बेस पे। Nationalism began with recording folk tales sung by birds and they told village to gather folk songs and legend। तो नेशनलिस्ट मतलब जो भावना होती है वो लोगों में किस तरह बढ़ाई जाती है? उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशन के बारे में उनको समझाकर या चीज़ों के ज़रिए, जैसे सॉन्ग्स हो गए या इन सब चीज़ों के ज़रिए भी। नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग, ये हो गया। Another mean of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history। एक और तरीका है लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने में का, कैसे कि हिस्ट्री के बारे में उन्हें बताना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल आता है जैसे इंडिपेंडेंस डे, तो उस दिन स्पीचेस बताई जाती हैं कि इंडियंस ने इतना स्ट्रगल किया, ये सब किया, बहुत मतलब कुर्बानियाँ दी हैं। तो वो सब चीज़ें क्यों बताई जाती हैं? ताकि लोग कनेक्ट हों, लोग यूनिफाइड फील करें, लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम जागे कि हाँ हमारे पूर्वजों ने इतना सेक्रीफाइजेशन किया है। अभी देखो एक फ़ोटो है जवाहरलाल नेहरू जी की, इनके हाथ में क्या है? भारत माता जी की किताब है। नेहरू जी शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट। भारत माता जी के हाथ में मैप भी है ना, तो वो चीज़ें इन किताब इनके हाथ में है तो इनके दिल के करीब है। नेशनलिस्ट लीडर्स आर शोन ऑफरिंग देयर हेड्स टू भारत माता। और इस तरह से क्यों खिंचवाई जाती थी फ़ोटो? ताकि वो अपना सम्मान भारत माता के प्रति दर्शा सके। द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द मदर वाज पावरफुल विद इन द पॉपुलर इमेजिनेशन। और ये आइडिया कि मतलब अपनी भारत माता के लिए, अपने देश के प्रति मर मिट जाना लोगों के अंदर, जैसे आप देख लो फौजियों में, उनमें वो क्यों मतलब बिना डरे और बिना उसके अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो नेशनलिस्ट की फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा। भले ही अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़े पर हम इस कंट्री को सेव रखेंगे। तो वो उनका राष्ट्र प्रेम ही तो है देश के प्रति। दिस इज़ द कंप्लीट इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है। ये हाथ में फ्लैग है और अब यहाँ पे ना हर चीज़ किसी चीज़ को सिग्निफाई करती है, ठीक है। द फिगर ऑफ भारत माता इज़ अ कॉन्ट्रास्ट टू द वन पेंटेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने पेंट की। हेयर शी इज शोन विद अ त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड अ लोयन एंड एन एलिफेंट, जो किसके सिंबल हैं? पावर एंड अथॉरिटी के, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पावर एंड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इफ़ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, तो ये देखिए बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, बहुत सारा सेक्रीफाइस करने के बाद जब जाकर हमें फ्रीडम्स मिली है।
ऐसे ही किसी को फ्रीडम एक दिन में नहीं मिल जाती। 1857 से पहली स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई और 1947 तक आप देखिए 90 साल के आसपास का समय लग गया था आज़ादी पाने के लिए। हालांकि उससे भी पहले बहुत कोशिशें की गई, पर जो इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है वो 1857 की ही लड़ाई है। अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा भर गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सहन कर लिया था इंडियंस ने, क्योंकि हर पॉइंट पे ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन करते थे। अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century। लोगों के अंदर जो गुस्सा बढ़ा और जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने उस गुस्से को शेप दी और सभी लोगों को कनेक्ट किया, जिससे हमारा देश स्वतंत्र हो पाया। देखिए एक कंट्री तभी फ्री हो जाती है जब उस समाज का हर सेक्ट यूनिफाइड होकर गलत के प्रति आवाज़ उठाए। अब चाहे उस वक्त की बात देखो, अनटचेबल्स को महात्मा गांधी जी ने भी अपने साथ मिलाया, ठीक है ना, हरिजन कहा गया कि सन ऑफ गॉड्स। या फिर आप देखो आर्टिकल 17 है हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या आर्टिकल 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन। तो ये सब चीज़ें क्यों डाली जाती हैं? ताकि समाज का हर वर्ग अपने आप को फ्री समझे और यूनिफाइड समझे और इक्वल समझे और किसी बात पे कन्फ्लिक्ट्स ना हो। The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demand of one group did not alienate another। और कांग्रेस ने शुरुआत से ये कोशिश की है कि कभी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की डिमांड दूसरे पे हैवी ना हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से दूसरे को नुकसान ना पहुँचे। एट लास्ट वाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मैनी वॉइसेस वेटिंग फ्रीडम। और अंत में हमारा देश कैसा था कि बहुत सारे लोग आवाज़ मतलब कि उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि फ्रीडम जल्द से जल्द मिलेगी, और फाइनली अंत में हमें मिली भी 1947 में। पर आंदोलन और सेक्रीफाइस कितना ज़्यादा करना पड़ा इस देश को आज़ाद कराने के लिए। दैट्स वाई वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पेट्रियोटिक लीडर्स और पेट्रियोटिक इंडिविजुअल्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर देयर नेशन। तो उनसे हम सीखकर हम इस देश की बेहतरी के लिए और इस देश की तरक्की के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर स्टूडेंट्स आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए और अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा, ठीक है। और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई जो भी आप चीज़ करें लाइफ में उसको पूर्ण रूप से संपन्न तरीके से कीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर साइन किया, आप आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो सा आपको ना समझ में आया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। और ये नोट्स आप स्वयं लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए जब आप चीज़ों को खुद लिखते हैं तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। स्टूडेंट स्वस्थ रहिएगा, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, धन्यवाद।